वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन होने वाला है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये था हमारा सेट 1 का 38, सेट 2 का 38 एंड सेट 3 का 38। जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उतने ही छोटे छोटे इसके आंसर रहने वाले हैं। इसकी खास बात ये थी कि तीनों सेट के अंदर ये सेम क्वेश्चन देखा गया था, वो भी 4 नंबर का। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 3 स्टूडेंट है, एक का नाम श्वेता, आयशा एंड समृद्धि। तीनों ने क्या किया, एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया टू अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। वो ये देखना चाह रहे थे उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किन बातों पर डिपेंड करती है। ईच वन ऑफ देम कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ सेल। मतलब तीनों क्या कर रही है, अपने सर्किट का कंप्लीट कर रहे हैं। उसके लिए उनको क्या क्या जरूरत पड़ी, उन्होंने एक सेल लिया, एक एमीटर लिया जो कि करंट की रीडिंग को बताएगा, एक प्लग की ली और एक वायर लिया। सबसे पहले श्वेता क्या करती है, पुट निक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल। श्वेता ने एक निक्रोम वायर लिया लेंथ एल का इन द सर्किट एंड आफ्टर प्लगिंग द की नोटेड करंट इन द एमीटर। और उसने बटन को ऑन करने के बाद में देखा एमीटर में करंट की रीडिंग क्या है। उसके बाद में आयशा पुट निक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ दैट इज 12 इन द सर्किट एंड आफ्टर प्लगिंग द की नोटेड करंट इन द एमीटर। अब आयशा ने भी वही सेम वायर लिया है, सेम थिकनेस का लिया है, बट डिफरेंस क्या है, आयशा के वायर की लंबाई दुगनी है किसके वायर से, कहां गई वो, श्वेता के वायर से। उस दौरान हमें यह देखना है कि अब एबीसी जो पॉइंट्स हमसे पूछे गए हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस बनते हैं और उनके आंसर्स क्या रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द एमीटर रीडिंग इज एक्स एम्पियर, अगर एमीटर में एक्स एम्पियर करंट की रीडिंग आ रही है विद निक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल, जिसके अंदर करंट की रीडिंग जो एमीटर बता रहा है उस रीडिंग को बताने के लिए जो वायर लिया गया है उसकी लंबाई एल है, देन व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी अगर उस लेंथ ऑफ निक्रोम वायर को हम दुगना कर देंगे विद द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी किन बातों पर डिपेंड करती है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, मींस रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ एंड एरिया पर। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो लेंथ एल है ना वायर की उसको दुगना कर दिया, तो दुगना करने पर अब एमीटर पर रीडिंग मींस करंट की रीडिंग क्या रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करंट की बात करूं तो I1 इक्वल टू वी ओवर R1। मतलब ये मेरा वो कनेक्शन है या ये मेरा वो स्टेटमेंट है जहां पर मेरा वायर एल लेंथ का है। अब मैं एल लेंथ को क्या कर देता हूं, डबल कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस मेरी R2 क्या बनेगी, रो एल की जगह क्या पुट कर दिया जाएगा 2L अपॉन ए, तो मेरी रेजिस्टेंस R2 रहने वाली है 2 टाइम्स ऑफ R1। क्या रहने वाली है, 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि रो 2L अपॉन ए, अगर 2 को मैं बाहर ले लेता हूं तो बनेगा रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की, जो हमारी पहली वाली रेजिस्टेंस थी। और दूसरी वाली रेजिस्टेंस जैसी लेंथ को हमने दुगना किया तो ये बन रही है कि पहली वाली रेजिस्टेंस का दुगना, जो नई रेजिस्टेंस अभी आई है वो पहली वाली रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स आगे। इसका मतलब ये देखा जा रहा है कि लेंथ बढ़ने पर, जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लंबाई को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है और वो 2 टाइम्स हो रही है। पहले जो भी रेजिस्टेंस हो उसका हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब हम ये जानते हैं अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इस सर्किट के अंदर अपोजिशन ऑफ करंट चल रहा होगा। अब इतना तो पता है कि जो करंट होगा रेजिस्टेंस के बढ़ने से डिक्रीज होगा, लेकिन कितना डिक्रीज होगा इस बात का पता कैसे चले, इस बात का पता हमें चलेगा इस स्टेटमेंट से। अगर I1 बराबर V ओवर R1 है तो जो अब नया I2 पूछा जा रहा है वो कितना होगा, V ओवर R2, और R2 की वैल्यू हमें पता है, R2 की वैल्यू कितनी है 2R1। तो अगर मुझे दिखाई दे रहा है I2 मेरा दिख रहा है V ओवर R1 किसकी वैल्यू थी, I1 की, और नीचे कौन है 2। तो अभी वाला जो करंट इस क्वेश्चन के अंदर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, करंट पहले के करंट के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा है पहला करंट I है, नया करंट I/2 आ गया। तो यही स्टेटमेंट का आंसर है कि लेंथ को डबल करने पर करंट के अंदर जो एमीटर की रीडिंग है
सॉरी एमीटर के अंदर जो करंट की रीडिंग है वो क्या बनेगी हमारी, पहले के करंट के कंपैरिजन में आधा रीडिंग वो शो कराएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है, व्हाट हैपन टू द एमीटर रीडिंग, एमीटर की रीडिंग में क्या होगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस निक्रोम वायर को बढ़ा दे। इस बार के स्टेटमेंट में जो ए है उस ए को क्या किया जा रहा है, 2a किया जा रहा है, वायर डबल, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करा जा रहा है, डबल, कीपिंग द लेंथ ऑफ वायर एल सेम, लेकिन उसकी लंबाई के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करी जा रही है। तो पहले हम लोग बना देते हैं कि लंबा जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसको ना बढ़ाने से पहले स्टेटमेंट क्या है, R1 बराबर रो एल अपॉन ए, लेकिन अब हमने क्या किया है, ए को दुगना कर दिया, ए बराबर क्या हो गया हमारा 2a, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा रो एल अपॉन 2a। तो R जो 2 बन रहा है वो क्या बन रहा है 1/2, और ये रो एल अपॉन ए किसका स्टेटमेंट है, R1 का। देखो रो एल अपॉन ए किसके बराबर था, R1 के। तो यहां पर ये देखा जा रहा है जो नई रेजिस्टेंस एरिया को डबल करने पर आ रही है ना, वो पुरानी वाली रेजिस्टेंस का आधा आ रही है। इसका मतलब यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे में इतना तो पता चल चुका है कि करंट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि करंट कितना इंक्रीज हो रहा है, जैसे वहां पर आधा हुआ था, आधा पहले से करंट कम हो गया था हाफ, अब यहां पर करंट कितना इंक्रीज होगा, सेम स्टेटमेंट, पहले करंट था V ओवर R1, अब करंट हो जाएगा V ओवर R2। अब R2 की वैल्यू मुझे पता है, IR2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, R1/2, R1/2, जो कि कहां चली जाएगी, I2 बराबर 2 चलेगा ऊपर V ओवर R1, और V ओवर R1 किसकी वैल्यू थी, I1 की। तो यहां देखा जा रहा है कि I2 जो आया है पहले के कंपैरिजन में अब दुगना आ रहा है, मींस यहां पर करंट क्या हो गया, डबल, वहां पर करंट हाफ और यहां पर करंट डबल। इतना सिंपल सा इसका स्टेटमेंट था, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस हमारा रेजिस्टेंस को लेकर था। तीसरे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, तो डिफाइन रेजिस्टिविटी, राइट इट्स एसआई यूनिट, कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय विद इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। अब कंस्टिट्यूएंट मेटल के साथ में क्या रेजिस्टिविटी रहने वाली है, आई थिंक यहां पर ये आप क्वेश्चन देख लेना, मुझे लग रहा है कि थोड़ी वर्डिंग इसकी मिसप्रिंट है, क्योंकि दूसरी जो तीसरी लड़की थी ना, उस तीसरी लड़की ने जो समृद्धि थी ना, उसने कॉपर वायर को यूज में लिया था, तो मैं वो लिखना भूल गया हूं, आप अपने पेपर में से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। समृद्धि ने कॉपर वायर को यूज किया था, जैसे इन दोनों ने निक्रोम वायर को यूज किया। तो इसीलिए यहां से याद आया क्योंकि इसने कंस्टिट्यूएंट मेटल बोला है। कंस्टिट्यूएंट मेटल का मतलब है कि निक्रोम वायर को हम कंपेयर करवा रहे हैं उस दूसरे मेटल के साथ में जो हमने कॉपर का इस्तेमाल किया है। डिफाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, राइट इट्स एसआई यूनिट, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय विद इट कंस्टिट्यूएंट मेटल। देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कौन नहीं जानता कि रेजिस्टिविटी क्या है। एक तरह से ये देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ही होती है, लेकिन कब होती है, जब हम रेजिस्टेंस को थोड़ा मतलब उसको दर्जा दे देते हैं, मान सम्मान दे देते हैं उस रेजिस्टेंस को, तब वो रेजिस्टिविटी कहलाने लग जाती है। मींस किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम उसके यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की जब हम बात करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की क्या कहलाई जाती है, वो रेजिस्टिविटी बोलना शुरू कर दी जाती है। मींस है कंडक्टर की रेजिस्टेंस, लेकिन वो रेजिस्टेंस कब देखी जाएगी, यूनिट लेंथ पर, मींस 1 मीटर पर, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर पर। ऐसे में जो रेजिस्टेंस मिल रही है उस रेजिस्टेंस को बस हम रेजिस्टिविटी कहने लग जाते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, ओम मीटर। और कंपेयर करूं मैं अलॉय की रेजिस्टिविटी को किसके साथ में, उस कंस्टिट्यूएंट मेटल कॉपर के साथ में, तो क्या होता है रेजिस्टिविटी अलॉय की ज्यादा होती है और हमारे इस मेटल की रेजिस्टिविटी कैसी रहती है, कम रहती है। तो हमेशा अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा मिलेगी एक प्योर मेटल के कंपैरिजन में। इसी का अगर जिसकी इच्छा इतने बड़े इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने की नहीं थी, उसके लिए छोटा सा क्वेश्चन भी अल्टरनेट में दे रखा था,
अगर आप चाहो तो ये सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये दो बातों के आंसर दे सकते हो। सिंपल से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट थे कि टंगस्टन हमेशा या फिर यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प की फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है भाई? ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसी क्या खासियत है इस टंगस्टन के अंदर? देखो, एक तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना इसका क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। अब इस मेल्टिंग पॉइंट की जब हम कंपेयर करें तो इसको मेल्ट करने के लिए भी दिक्कतें देखी जाएंगी। भैया आसानी से तो मेल्ट होगा नहीं, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तब जाकर ये क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा। हाई टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा। और हाई टेम्परेचर होगा, मेल्ट करेगा, तो ऐसे में हमारी मदद क्या करेगा, ये हाई रेजिस्टिविटी के कारण ये कौन सा इफेक्ट शो कराएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट शो कराएगा। यही तो है जो वहां पर हीटिंग इफेक्ट की वजह से, इस फिलामेंट की वजह से क्या बन जाएगी, इस फिलामेंट की वजह से लाइट जनरेट होने लग जाएगी, जिसका हम इस्तेमाल ले लेते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ ब्रेड टोस्टर आर मेड अप ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। देखो वही सेम बात है जो यहां पर बोली गई थी, उन्हीं को यहां इन दो स्टेटमेंट में बोल दिया गया है कि कंडक्टर का जब भी हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं वो अलॉय का बनाया जाता है एक प्योर मेटल के कंपैरिजन में। वो इसलिए बनाया जाता है कि हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और क्या होगा, मेल्ट होने के लिए भी हाई टेम्परेचर, और ये होगा कि इसका जो एलिमेंट होता है इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, लेकिन अलॉय का जो एलिमेंट है वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, जल्दी से वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, मतलब जलता नहीं है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाने पर। इन बातों से हम कंडक्टर के अंदर या जो भी हमारे ब्रेड टोस्टर है, जो कंडक्टर है, वो अलॉय का यूज किया जाता है किसकी जगह पर, प्योर मेटल की जगह पर, क्योंकि प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कम रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट भी अलॉय के कंपैरिजन में कम रहेगा, हीटिंग इफेक्ट भी वो कम शो कराएगा, जल्दी से वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।